हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं पुनः लेकर आया हूं गागर में सागर सीरीज, जो विज्ञान की एक श्रृंखला चला रहा था, जिसके तहत आपकी मैं जो 90 प्लस का जो वादा किया है, इस श्रृंखला के माध्यम से आप सारे बहुपरीक्षी प्रश्न आप करने में सक्षम होंगे। यानी जितने भी MCQs यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न बनेंगे हाई स्कूल में साइंस में, वो आप बेसिक तरीके से कर पाएंगे, कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा। इसके साथ थ्योरेटिकल पोर्शन में भी हमने हमारे चैनल पर जाना विजिट करना, उसमें हमने थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत सारे प्रश्न आपको करवाए हैं, टॉपिक वाइज सारे करवाए हैं। उनको देखिए, विजिट करिए, ताकि आपकी अच्छी बेहतरीन तैयारी हो सके। और कम से कम इस गागर में सागर सीरीज को ज़रूर देख कर जाना, ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके और बेहतरीन प्रश्नों के आंसर भी आप दे सकें। तो हम सबसे लास्ट यूनिट आज लेकर आए हैं हमारा पर्यावरण। आइए प्यारे बच्चों चलते हैं, आप हमारे साथ धैर्यपूर्वक देखिए और आप ज़रूर समझ में आएगा। बस धैर्यपूर्वक आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। हमारा पर्यावरण आज का चैप्टर है, हमारा पर्यावरण। तो देखिए प्यारे बच्चों, सिंह बनो सिंहासन की चिंता ना करो, स्वयं आपको सीखने में आएगा मेरी शेर शेरनियों। आइए चलते हैं, देखते हैं हमारा पर्यावरण। ये सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो आइए देखते हैं क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक हैं। तो अजैविक घटक कौन है? पेड़ पौधे हैं, लकड़ी जंतु हैं, जलीय जंतु हैं, सूर्य का प्रकाश है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको समझना होगा सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, और पारिस्थितिकी तंत्र से पहले आपको पर्यावरण समझना होगा। तो आइए चलते हैं, पर्यावरण को समझा देते हैं। तो पर्यावरण से आप बहुत पहले से परिचित, फिर भी देख लीजिए पर्यावरण में क्या होता है। पर्यावरण मतलब एक शब्द है पर्य और एक है आवरण। इसका मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। इस प्रकार का आपका बन जाएगा, चारों ओर से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। यानी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी पाया जा रहा है वो सब पर्यावरण है। मतलब अब यहाँ पर वायु है, जल है, वस्तुएं हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं, वनस्पति, सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण में सब कुछ आता है जो आपके चारों तरफ उपस्थित है। और इसकी रॉस ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि पर्यावरण कोई बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण कोई बाह्य शक्ति है, बिल्कुल प्रभावित करती है। भाई पर्यावरण के अनुसार, जैसे इस समय ठंड चल रही, तो ठंड के अनुसार हमने क्या रखी, जैकेट पहन रखी। गर्मी आएगी तो आपको कॉटन कपड़ा पहनेंगे। तो इस प्रकार देखो पर्यावरण हमें प्रभावित करता है। आंधी तूफान आता है, छाता यूज करते हैं। इस प्रकार देखेंगे पर्यावरण सभी जीवों को प्रभावित करता है, जितने भी हैं जैविक अजैविक सभी को प्रभावित करता है। इस प्रकार पर्यावरण कोई बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रॉस की परिभाषा एकदम सटीक है। और अगर अर्थ की बात करें तो हम कहेंगे चारों ओर से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं, यानी पर्य और आवरण। तो चारों ओर से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार देखेंगे पर्यावरण आप बहुत बेहतरीन तरीके से पहले से जानते हैं। आइए चलते हैं, अब इस पर्यावरण में क्या होता है। एक शब्द आएगा पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी क्या है? इकोलॉजी। और एक शब्द आएगा पारिस्थितिकी तंत्र। इसे हम कहते हैं इको सिस्टम, या इसी को कहते हैं पारितंत्र। पारितंत्र कहते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप समझ गए कि इकोसिस्टम। अब ये इकोलॉजी शब्द जो है ये मिस्टर हेकल ने दिया था। जबकि इकोसिस्टम की बात की जाए तो इस शब्द को दिया था मिस्टर टांसले ने, यानी AG टांसले। और इसका अध्ययन देखा जाए र्यूटर साहब, साथ में ओडम, सबने अध्ययन किया है। लेकिन अगर देखा जाए पारिस्थितिकी का सही अध्ययन किसने किया? हेकल ने। और सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया है मिस्टर टांसले ने। अब बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक। तो सबसे पहले हम जान लें घटक कौन है। तो हम कहेंगे दो घटक। कितने होते पारिस्थितिकी तंत्र में? कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। और दो घटक कौन कौन है? नंबर 1 होता है जैविक, नंबर 2 होता है अजैविक। जैविक को हम कहते हैं बायोटिक और इसको कहते हैं एबायोटिक। यानी बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट, दो घटक होते हैं। अब इस जैविक घटक में क्या आता है ये भी समझ लो। जैविक घटक में क्या आते हैं?
सभी जीव जंतु, यानी जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे जंतु जितने भी हैं, सभी आते हैं जैविक घटक में। और अजैविक घटक में क्या आता है? अजैविक घटक में तो जो बचे, यानी जीव जंतु को छोड़कर जो भी बचे वो सब हो जाएंगे अजैविक घटक, सभी अजैविक घटक हो जाएंगे। तो सभी अजैविक घटक हो जाएंगे, जैसे सूर्य है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, जल है, पेड़ पौधे हैं, मृदा है, कार्बनिक पदार्थ है, जितनी भी सारी चीज़ें पाई जाती हैं सभी अजैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती है। अब जैसे आपके आस पड़ोस में कुर्सी है, मेज है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो पाचकीय तंत्र को प्रभावित करते हैं उसको आपको जानना है। तो जैसे जल भी ज़रूरत पड़ती जीवों को, मृदा की भी ज़रूरत पड़ती, वायु को भी ज़रूरत पड़ती है, इसी प्रकार ये सब सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी सबकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या सबकी आवश्यकता है? बिल्कुल है। बिना वायु के, बिना जल के हम नहीं जीवित रह सकते हैं। लेकिन क्या इसमें जान है? नहीं है। तो अजैविक घटक देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखो पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों में तो जान होती, इसमें वृद्धि होती, श्वसन होता, उत्सर्जन, सभी गुण पाए जाते हैं। जंतु में भी होते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है लकड़ी, तो लकड़ी भी देखा जाए तो लकड़ी कैसे मिलेगी? पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों से मिलेगी, तो पेड़ पौधों से ही जैविक ही तो घटक है, जीव से ही तो प्राप्त हुआ है। जलीय जंतु, तो जल में रहने वाले जंतु, जंतु शब्द आ गया ना, तो ये भी जैविक घटक हो जाएंगे। जबकि सूर्य का प्रकाश, आपको लग रहा है इसमें क्या जान होती? नहीं होती। तो इस प्रकार आप देखेंगे डी विल बी करेक्ट आंसर, यानी सूर्य का प्रकाश आपका हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में ही क्या होती है? कोई भी जान नहीं होती, यानी सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, पहाड़, नदी, तालाब, ये सारे हो जाते हैं जैविक घटक। और इस प्रकार देखेंगे ये जैविक है, ये भी जैविक है, ये भी जैविक। अजैविक पूछ रहा है, इस प्रकार यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से आप अब इसमें मतलब ये ना पूछे, अलग पूछ लें, हालांकि इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, तो आप हर तरीके से जैविक अजैविक घटक यानी बायोटिक यानी एबायोटिक दोनों तरीके के करने में सक्षम हो जाएंगे। अब इस पाचकीय तंत्र, दूसरा प्रश्न आपका है पाचकीय तंत्र के घटक हैं जैव अजैव घटक, जंतु पौधे, मृदा, वायु, इनमें से सभी। तो आप देखिए परितंत्र जो होता है, परितंत्र में दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक। नंबर एक हो जाएगा जैविक घटक, जैविक घटक। दूसरा हो जाएगा अजैविक घटक, अजैविक घटक, या इसे हम कहते हैं बायोटिक और इसे कहते हैं एबायोटिक, एबायोटिक। तो यहाँ से देखा प्यारे बच्चों, परितंत्र में दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो जैविक में अगर बात की जाए तो हम देखेंगे सबसे पहले आएंगे उत्पादक, दूसरे कौन से आएंगे? दूसरे आएंगे उपभोक्ता। और उपभोक्ता भी देखा जाए तो ये दो प्रकार, सॉरी इसमें चार प्रकार के होते हैं। पहला हम बात करें तो हम कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा बात करें तो हम कहेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा बात करें तो हम कहेंगे तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ बात करें तो कहेंगे चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे ये उपभोक्ता हो जाते हैं। तो पहले उत्पादक की बात कर लेते हैं। उत्पादक कौन से होते हैं? वो उत्पादक होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी जो स्वयं भोजन का निर्माण कर लेते हैं। और स्वयं भोजन का निर्माण कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। और कौन करता है? युगलीना करता है, युगलीना। और कौन करता है? कुछ जीवाणु, कुछ जीवाणु। उपभोक्ता की बात करें तो हम कहेंगे सभी प्राणी, सभी प्राणी। प्राथमिक उपभोक्ता की अगर बात की जाए, सभी प्राणी अगर उपभोक्ता है तो प्राथमिक कौन होंगे? तो हम कहेंगे शाकाहारी होंगे। दूसरी बात करें द्वितीयक में तो हम कहेंगे मांसाहारी होंगे। तीसरे बात करें तो हम कहेंगे सर्वोच्च मांसाहारी। और इसमें बात करें तो सर्वाहारी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे कि उत्पादक कौन होते हैं? स्वपोषी, यानी जो स्वयं भोजन का निर्माण कर लेते हैं उन्हीं को हम स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी वो सभी होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं भोजन का जो निर्माण कर लेते हैं
उन्हीं को हम स्वापोषी कहते हैं। यानी भोजन का इस धरती पर निर्माण करने वाले कौन हैं? सिर्फ पेड़ पौधे हैं। कुछ युगलीना प्राणी में आता है, कुछ जीवाणु होते हैं जो रसायन संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यही हो जाएंगे स्वापोषी। यानी जो भोजन का उत्पादन करते हैं उन्हीं को हम उत्पादक कहते हैं, इन्हीं को उत्पादक कह दिया। पेड़ पौधे, युगलीना, कुछ जीवाणु, उपभोक्ता। जो भोजन का उपभोग करें, यानी पेड़ पौधों ने भोजन बनाया और जितने भी प्राणी होते हैं सभी क्या करते हैं? सभी प्राणी क्या करते हैं? स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। हम लोग भोजन को क्या करते? बनाते नहीं हैं, पकाते हैं, पका कर खाते हैं, बनाते नहीं। हम अपना भोजन पेड़ पौधों से, उनके चावल, फल, फूल, फ्रूट, पत्ती, जड़ इत्यादि को खाकर अपना भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम हो जाते हैं उपभोक्ता, यानी सभी प्राणी। और प्राथमिक भोक्ता वो होते हैं शाकाहारी, यानी जो स्वयं किसको करेंगे? सबसे पहले। प्राथमिक का मतलब ही होता है जो सबसे पहले उत्पादकों से जो भोजन बना रहे हैं उसे सबसे पहले प्राप्त करें। उसमें उदाहरण में देखा जाए तो गाय हो जाएगी, खरगोश हो जाएगा, चूहा हो जाएगा, टिड्डी हो जाएंगी, बहुत सारे जंतु आ जाएंगे। मांसाहारी में अगर देखा जाए द्वितीय भोक्ता में, तो इसमें उदाहरण में देखा जाए तो कौन आएगा? तो हम बात कर लें इसमें, तो इसमें आएगा भेड़िया, सर्प इत्यादि हो जाएंगे। तृतीय भोक्ता में देखा जाए तो शेर बाघ आ जाते हैं, शेर बाघ आ जाते हैं। तो शेर बाघ, चीता, ये सब आ जाएंगे। मोर आ जाएगा, चील आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। और सर्वाहारी में देखा होगा आपने मानव, कुत्ता, कौवा, ये सब आते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे ये आपकी पूरी श्रृंखला बनकर तैयार हो जाती है। तो जैविक घटक में प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे जैविक अजैविक घटक आते हैं। तो यानी हम यहाँ से देखेंगे पतंग में कौन कौन घटक हैं, तो ए नंबर हो जाएगा जैव अजैव घटक, जंतु, पौधे, मृदा, वायु, इनमें से सभी नहीं हो सकते क्योंकि मृदा नहीं होती है। मृदा, वायु अजैव घटक है। जंतु और पौधे ये जैविक घटक है लेकिन अजैविक नहीं। हमसे घटक पूछ रहा तो घटक में सिर्फ क्या होंगे? जैव अजैव, यानी हम कहेंगे ए विल बी करेक्ट आंसर, जैव अजैव घटक हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने देखा जैविक घटक का परिचय हो गया। अब हम अजैविक घटक की बात कर लेते हैं। और अजैविक घटक में अगर जाया जाए तो इसमें हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, मृदा, वायु, पहाड़, नदी और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ये सभी अजैविक घटक में आते हैं क्योंकि इसमें जान तो है नहीं। तो इस प्रकार देखेंगे पदार्थ में अजैव घटक हैं सूर्य का प्रकाश, मृदा, वायु, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार देखो सूर्य का प्रकाश, मृदा, वायु ये सभी तो हैं और ये सभी पेड़ पौधों को उपलब्ध होने चाहिए, तभी आपका क्या बन पाएगा? भोजन का निर्माण या पेड़ पौधे ठहर पाएंगे। तो सबकी आवश्यकता है, तो हम कहेंगे ये उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि ये तीनों विकल्प सही। सूर्य का प्रकाश भी अजैविक है, मृदा भी और वायु भी, ये सभी क्या है? अजैविक घटक होते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश, मृदा, वायु, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10% का नियम दिया है, तो 10% का नियम किसने दिया है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो हम 10% की बात करें तो आप देखते हैं जितने भी प्राणी होते हैं, सबसे पहले हमने बताया उत्पादक, फिर हमने बताया प्राथमिक उपभोक्ता, फिर हमने बताया द्वितीयक उपभोक्ता, फिर हमने बताया तृतीयक उपभोक्ता। यानी इसमें कौन आएंगे? पेड़ पौधे, और इनको खाने वाला शाकाहारी यानी खरगोश मान लिया हमने, खरगोश है। और इसको खाने वाला हमने मान लिया भेड़िया है, और भेड़िए को हमने मान लिया शेर है। तो इस प्रकार देखा जाए पेड़ पौधे, खरगोश, भेड़िया, तो इस प्रकार देखा जाए ये जो पेड़ पौधे भोजन बना रहे हैं, इस भोजन का जो 100% वो बना रहे हैं, इसका दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो 90% वो स्वयं ले लेंगे और जाएगा कितना? 10%। और जब 10% जाएगा तो वो उनके लिए, इस खरगोश के लिए कितना हो जाएगा? 100%। तो उस 10% का जो 100% हो गया है उसका ये 90% स्वयं खाएंगे और 10% आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी प्रकार 90% स्वयं लेंगे, 10% ये आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रकार देखा जाए कुल मिलाकर 10% ही 10% ही भोजन
या ऊर्जा कहाँ होती है, आगे को ट्रांसफ़र होती है, और 90% स्वयं पर खर्च करते हैं, 10% आगे ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ से देखेंगे कि 10% का नियम जो है ये ही होता ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसने दिया है, टांसले महोदय ने। टांसले अभी हमने बताया था, टांसले महोदय ने क्या किया, पास्की तंत्र की परिभाषा दी, पास्की तंत्र को स्पष्ट किया है। हेकल महोदय ने पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को समझाया है। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी का तात्पर्य होता है जब हम जैविक अजैविक घटकों का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे विज्ञान की, उसी को कहेंगे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। और पास्की तंत्र शब्द किसने किया है, टांसले यानी तंत्र। हेकल, इसमें तंत्र नहीं आ रहा, तो यहाँ पास्की तंत्र की बात करें टांसले, पारिस्थितिकी की बात करें तो हेकल। मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम दिए हैं। इस प्रकार आप देखेंगे एक ही विकल्प बच रहा है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। लेंडेमान साहब ने क्या दिया है, 10% का नियम दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, परतन में ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। तो अभी तो भैया हमने बताया है कितनी, 10% ही तो ट्रांसफर होती है, 10% ही तो ट्रांसफर होती है। इस प्रकार 10% का जो नियम दिया है वो लेंडेमान ने दिया है। और ऊर्जा जाती कितनी एक पोषी स्तर से, तो हम कहेंगे 100% नहीं जाती है, 10%, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। 10% ही जाती है, 1% भी नहीं होगा। 90% तो स्वयं यूज करते हैं, पेड़ पौधे 90% स्वयं यूज करते हैं, प्राणी भी स्वयं यूज करते हैं, 10% ही आगे जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सदैव एक दिशी, द्विदिशी, बहुदिशी, चक्री। तो यहाँ से देखिए, पेड़ पौधों से खरगोश में, खरगोश से भेड़िया में, भेड़िया से शेर में, यानी एक ही तरफ तो जा रहा है कि शेर इस भेड़िए को दे देगा और भेड़िया ये खरगोश जो है भेड़िए को खा जाएगा, ऐसा तो है नहीं। यहाँ से यहाँ जाएगी, भेड़िए से खरगोश में नहीं जाएगी, शेर से भेड़ी में नहीं, शेर से पेड़ पौधों में नहीं जाएगी, तो यानी एक ही दिशा में जा रहा है। तो हम कहेंगे एक दिशी होता है, द्विदिशी, बहुदिशी, चक्री। चक्री नहीं होगा, बहुदिशी नहीं होगा, द्विदिशी भी नहीं। और यहाँ से क्लियर हो रहा है, ए विल बी करेक्ट आंसर कि एक ही दिशा में जो है जा रही है, कौन, एक ही दिशा में जा रही है ऊर्जा का ट्रांसफर। अगला प्रश्न है, हानिकारक ओजोन परत वायुमंडल में किस परत में उपस्थित है, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, बाह्य मंडल में, सप्ताह मंडल में। तो यहां से पहले बच्चों आप देखिए, ये मान लिया हमने पृथ्वी है और ये आपका वायुमंडल है, वायुमंडल। तो सबसे पहले ये ऐसे, ये हमने कहा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल। ये क्या है, समताप मंडल। ये क्या है, मध्य मंडल। ये क्या है, आयन मंडल। ये क्या है, बाह्य मंडल। और ये पूरा क्या है, वायुमंडल। तो यानी पृथ्वी के ऊपर विभिन्न गैसों का एक घेरा है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में कुल 5 परतें होती हैं। पहली कौन सी है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो इस प्रकार क्षोभ मंडल वो मंडल है जिसमें प्राणी, जीव, जंतु सभी रहते हैं। मौसम की क्रियाएं, तापमान जो भी है सब क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल कह रहा है जिसका तापमान हमेशा समान रहता है, समताप मंडल हो जाएगा। मध्य मंडल सबसे बीच में है, मध्य मंडल के ठीक ऊपर आयन मंडल, बाहर का मतलब बाह्य मंडल। तो इस प्रकार याद करना भी आसान है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, बीच में है तो मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल, सबसे बाहर है तो बाह्य मंडल हो जाएगी। मानव कहाँ रहता है, जीव जंतु कहाँ रहते हैं, क्षोभ मंडल में। यहाँ पर लेकिन प्रश्न उसका क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि हानिकारक ओजोन परत वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप देखिए, ये जो आपकी परत है, ये परत जो होती है इसी को हम कहते हैं ओजोन परत। कौन सी है ये है ओजोन परत। और ये कहाँ पर उपस्थित है, समताप मंडल में। इस प्रकार आप देखेंगे ओजोन होती क्या है, तो ओजोन होती है O3। ओजोन क्या होती, O3। और सूर्य का प्रकाश आता है, इस सूर्य के प्रकाश को, यही परत जो होती है इसमें यूवी रे यानी अल्ट्रावायलेट किरणें
तो प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पर अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, ये अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को ये ओजोन परत छान लेती है, छान कर यहाँ धरती पर आने देती है, जिसके कारण मानव जो यहाँ रह रहे हैं या कोई जीव जंतु पेड़ पौधे रह रहे हैं उनको कोई भी क्षति नहीं पहुँचती है। इसीलिए हम कहते हैं ओजोन परत हमारे शरीर, हमारे जीवों के लिए एक रक्षात्मक कवच का कार्य करती है। लेकिन इसमें एक शब्द लिखा हानिकारक, लेकिन ओजोन स्वयं ओजोन गैस मानव जीवों के लिए हानिकारक है, लेकिन वो काम किसका करती है, काम हमेशा हमारी रक्षा का करती है। तो इस प्रकार देखेंगे आपकी किस परत में स्थित है, समताप मंडल में, लेकिन मानव के अनेक पर्यावरण प्रदूषण के कारण, एक्टिविटी के कारण, जैसे कर शीतलक, अब शीतलक में देखा जाए तो कौन कौन आएंगे, जैसे एसी है, जैसे फ्रीज है, ये सभी क्या होते हैं, इनसे गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं CFCS, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका नाम पूरा लिख दें तो कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये सबसे हानिकारक है, और जिसके कारण इस परत में क्या हो जाता है, एक होल टाइप का हो जाता है, और ये होल हो जाता है, इसी को हम कहते हैं ओजोन होल या छिद्र। और इस ओजोन छिद्र के हो जाने से क्या होता है, अनेक प्रकार की यहाँ से जो वायु ये जो आएगा, अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी, जिससे हमारे क्षुमंडल पर रहने वाले जीव जंतुओं को अनेक त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, त्वची कैंसर हो जाते हैं, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि प्रदूषण कम से कम करिए भैया, प्रदूषण कम से कम करिए। तो आप देखेंगे समताप मंडल में ही पाई जाती, तो आपका हो जाएगा क्षोमंडल में नहीं, मध्य मंडल में नहीं, वायुमंडल में, समताप मंडल। यानी हम क्या कहेंगे, डी विल बी करेक्ट आंसर, ये आपका डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में क्षरण का प्रमुख कारण क्या है। नाइट्रोजन भी हानिकारक गैस है, CFC भी है, SO2 भी है, CO2 भी, सभी हानिकारक गैस हैं। लेकिन यहाँ कह रहा ओजोन परत को सबसे ज़्यादा क्षरण कौन कर रहा, तो हमने बताया था जो शीतलक होते हैं, यानी AC और फ्रीज वगैरह, उनसे जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फ्रियॉन, वो गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है। इस प्रकार कहेंगे बी विल बी करेक्ट आंसर, यही आपका विकल्प सही हो जाता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने यहाँ तक विजिट किया, इस पूरी वीडियो को देखा, यहाँ तक ये लास्ट हमने चैप्टर पढ़ाया है, और इस प्रकार आपकी पूरी श्रृंखला जो आपकी रामबाण सीरीज की भांति, यानी गागर में सागर सीरीज की भांति आपको मदद करेगी। और इसमें एक एक प्रश्न, जो इस पार्ट से जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है, सभी आप करने में सक्षम हो पाएंगे। विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, और कमेंट आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको स्वाद। जय हिंद, जय भारत।